देखो हमें क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री या लोन या कंसेशनल रेट पे लोन। दो चीज का बात हो रहा है, आपको कम ब्याज पे या बिना ब्याज के आपका बॉस आपको लोन दे दे। अगर वो लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है तो फिर तो नॉट अ टैक्सेबल परक्यूजिट, मतलब फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अदर कोई पर्पज के लिए लोन मिला है और वो लोन 20,000 से कम का है तो भी वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उसका ब्याज आपको बॉस को ब्याज देना नहीं पड़ रहा है या कम ब्याज दे रहे हो, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा है वो आपका फायदा तो हुआ, हम टैक्स लेंगे, लेकिन दो केस में टैक्स नहीं लेंगे। अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन ले रहे हैं उसका ब्याज नहीं ले रहा है बॉस या कम ब्याज ले रहे हैं, और अगर 20 और कोई अदर पर्पज है और 20,000 रुपए से कम का लोन है तो भी उसका ब्याज टैक्सेबल आपके हैंड में नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ 20,000 से ज्यादा और अदर पर्पज वाला लोन है तो एसबीआई का जो रेट है ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन का रेट है, स्टेट बैंक इंडिया का जो लोन का रेट है वो भी ऑन फर्स्ट डे ऑफ योर प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आप कौन सा प्रीवियस ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हो, 22-23, असेसमेंट ईयर है 23-24। तो 1 अप्रैल 2022 के दिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट का रेट है, रेट वही रेट आपके लिए माना जाएगा। लेट्स से आप होम लोन लिए, अच्छा अलग अलग लोन का बात हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो होम लोन का रेट अलग होगा, कार लोन का अलग होगा, एजुकेशन लोन का अलग होगा, बिजनेस लोन का अलग होगा, पर्सनल लोन अलग होगा। तो सीधा बात, जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो उस पर्पस का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रेट है वो देखना। लेट्स से अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट 8% है होम लोन के ऊपर, आपका बॉस आपसे 5% ले रहा है, बाकी बोला जाओ 3% माफ, तो आपके लिए वही 3% टैक्सेबल हो जाएगा। बॉस अगर 0 ले रहा है तो आपके लिए पूरा 8% टैक्सेबल हो जाएगा। उतना ब्याज आपका बच गया ना, फायदा हो गया आपका। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पर यही बात बोला, तो बोला परक्यूजिन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट, इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन 20,000। अच्छा किसको किसको ये लोन मिल रहा है, एम्प्लॉई या मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड को अगर बॉस लोन दे रहा है, मतलब एम्प्लॉय के लिए भी दे रहा है तो भी टैक्सेबल है। जो भी फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उस दिन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट, 20,000 से नीचे तो एग्जम्प्टेड, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए तो फुल्ली एग्जम्प्टेड। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन का एक बात ध्यान रख लेना, आपको मंथ मंथ में कैलकुलेट करना पड़ सकता है, एवरी मंथ। सर क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ बोल रहे हैं मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। बहुत बार क्या होता है ना, आप ईएमआई चुका रहे हो ना, हर मंथ आपके सैलरी से पैसा कट रहा है, पॉसिबल? सर पॉसिबल क्या, यही होता होगा। अगर मान लो अपने बॉस से 5 लाख के अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लिया, बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख का लोन लिया, हम बॉस को बोला आप हर महीना मेरे सैलरी से 20-20 हजार करके काटते रहना। मान लो मेरा सैलरी 50,000 रुपया महीने, हम बॉस को बोला हर महीना 20-20 हजार काट लेना। तो ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, पहले साल का पहला महीना एकदम 5 लाख का पूरा ब्याज देंगे हम 1 महीना के लिए, मान लो 8% इंटू 1/12। लेकिन दूसरा महीना मेरा लोन कितना बाकी बचा, 480 ना, क्योंकि 20,000 पहला ईएमआई कट जाएगा पहला मंथ में, तो फिर इंटू 1/12। तीसरा नेक्स्ट मंथ 4,60,000 इंटू 8% इंटू 1/12, है ना। हर महीना अगर मेरे ईएमआई से हम 20-20 हजार काट रहा है या कटवा रहा है, तो जो मेरा मंथली बैलेंस बच जा रहा है उसी के ऊपर तो हम ब्याज देंगे लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो ये बात ध्यान रखना कि मंथली अगर है तो मंथली कैलकुलेट हो।
लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट है, पहले बता दिया। क्या होगा अगर लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो नॉट टैक्सेबल। हाँ, लेकिन अगर ये रीइंबर्समेंट है अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, हम तो पहले ही बोला था। कंसेशनल रेट पे मिल रहा है तो जितना बॉस आपसे ले रहा है वो माइनस कर लो। अमाउंट फॉर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, तो हम पहले बोला था इफ लोन अमाउंट इज मोर देन, तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना कि 20,000 तक माफ है। तो अगर हम 1 लाख का लोन लिए हैं तो 80,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि पूरा 1 लाख पे? बोलो, अगर हम 1 लाख का लोन लिए हैं तो 20,000 तक तो माफ है, तो 80,000 पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे कि 1 लाख पे? 1 लाख। वेरी गुड, 1 लाख पे। लेकिन यही 15,000 या 18,000 का लोन लेते तो पूरा माफ हो जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि 20,000 तक माफ है, बोला यह गया 20,000 से नीचे का लोन हो तो माफ है, 20,000 के ऊपर का लोन हो तो टोटल अमाउंट पे ब्याज कैलकुलेट किया जाए, मतलब वहां पे 20,000 माइनस नहीं हो। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन टेकन अर्लियर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बिफोर इंसर्शन ऑफ दिस प्रोविजन, ये प्रोविजन 2001 में आया था। तो अगर ये प्रोविजन आने के पहले भी आप लोन लिए हो वो भी टैक्सेबल पर्क्यूजिटी माना जाएगा इस चैप्टर के हिसाब से। मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में था, पुराना लोन पे भी यही रूल अप्लाई हो। आई होप क्लियर है ये। ट्रैवलिंग, टूरिंग या हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडेज, आप घूमने गए, आपका बॉस आपके ट्रैवलिंग या टूरिंग के लिए खर्चा कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग और हॉलीडे होम और एनी अदर एक्सपेंसेस पेड बाय और बॉन्ड बाय और रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड बाय द एम्प्लॉई और ऑफ इट्स मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एज पर द फॉलोइंग टेबल। आपका बॉस ट्रैवलिंग के लिए, टूरिंग के लिए या हॉलीडे के लिए आपको पूरा खर्चा दे रहा है, जाने आने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तो गवर्नमेंट बोल रहा है तुम्हारे लिए परक्यूजिट है, तुम्हारा तो पैसा बचा ना, तो भैया जी टैक्स दो। सर कुछ माफी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सिर्फ वो जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, मान लो हमको बॉम्बे घूमने जाने के लिए छुट्टी दिया मेरा बॉस, कोलकाता टू मुंबई गया, तो कोलकाता टू मुंबई जो जाने का खर्चा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खाली वही माफ करेगा, वहां रहना खाना वो भी बॉस दे रहा है, वहां पे होटल में रुके 5 दिन तो होटल का बिल आया, खाने का बिल आया, वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। केवल क्या माफ करेगा? ट्रैवल का खर्चा, ट्रैवल का। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब उसमें भी क्या रूल सर, कितना खर्चा माफ करेंगे ट्रैवलिंग का, तो वही पढ़ना है यहाँ पे। तो क्या मैं एक मस्त बात बोला, व्हेन सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब बॉस का ट्रैवलिंग टूरिंग का बिजनेस है, तुम मेक माई ट्रिप में काम करते हो या तुम गो आईबीबीओ में काम करते हो, इनका तो काम क्या है? ट्रैवल टूर का पैकेज अरेंज करके देना ना लोगों को। तो तुम ऐसा ही एक कंपनी में काम करते हो और बॉस तुमको ये फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन सबको नहीं दे रहा है, सिर्फ कुछ चुनिंदा एम्प्लॉइज को दे रहा है, यूनिफॉर्मली सबको नहीं दे रहा है, सिर्फ चुनिंदा एम्प्लॉय को बोला जाओ गोवा घुमाओ। तो जितना एम्प्लॉय को नॉशनल कॉस्ट लगता, जो वो कोई अदर एजेंसी में अगर तुमको देता जाने के लिए, कोई अदर ट्रैवलिंग एजेंसी में तुम्हारा बुकिंग कराता, तो वहां जो खर्चा लगता पब्लिक को, वही तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो। आई रिपीट, बॉस तुमको घूमने जाने का खर्चा दिया लेकिन सबको नहीं दिया, सिर्फ कुछ चुनिंदा एम्प्लॉइज को दिया, देन इट विल बी टैक्सेबल। जितना दूसरा कोई एजेंसी, लेट्स से तुम मेक माई ट्रिप में काम करते हो, तो जितना गो आईबीबीओ पब्लिक से चार्ज कर रहा है
उतना ही तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाता। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। Where the employee is in official tour and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying by him. तुम ऑफिशियल टूर पे गए हो, तुम बिजनेस के काम से गए हो, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे वो भी घूमने गए, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर घूमने गया, बोला ठीक है तुम तो जा ही रहे हो, बीवी को भी ले जाओ, ऑफिस का काम हो जाएगा और घूमने का घूमना हो जाएगा। तो भैया जी तुम जो जा रहे हो वो तो माफ होगा, तुम्हारे लिए जो बॉस खर्चा कर रहा है वो टैक्सेबल होगा क्या? सर क्यों होगा, हम तो ऑफिस के काम से जा रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा हाउस होल्ड मेंबर जा रहा है वो, सर उसके लिए जितना बॉस खर्चा कर रहा है फुल्ली टैक्सेबल। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। सर अगर एनी ऑफिशियल टूर पे हम जा रहे हैं, मान लो हम 5 दिन का ऑफिशियल टूर पे गया, गोवा गया 5 दिन का ऑफिस के काम से, हम बॉस को बोला बॉस 2 दिन और एक्सटेंड कर दो ना मेरा छुट्टी, गोवा घूम मिलेगा मिसबानी। बॉस बोला अच्छा ठीक है चलो, तो मेरा ऑफिशियल टूर को और 2 दिन बढ़ा दिया गया एक्सटेंडेड वेकेशन के रूप में। तो फिर जितना एक्सटेंड हुआ है उतना दिन तुम्हारे लिए वेकेशन है वो परक्यूजिट हो जाएगा टैक्सेबल, और जो ऑफिशियल डेज का था वो टैक्सेबल नहीं होगा। लॉजिक ये बोलता है ना, 5 दिन के लिए जो बॉस खर्चा करेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, और ये 2 दिन के लिए मेरा बॉस वहां रहना खाना जो भी खर्चा कर रहा है वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। आखिरी केस, इन एनी अदर केस, मतलब न तो बॉस का कंपनी ये सब चीज का काम करता है, नहीं बॉस ऑफिशियल टूर को तुम्हारे फैमिली मेंबर को भी साथ में जाने बोल रहा है, और ना बात हो रहा है कि तुम्हारा नॉर्मल तुमको वेकेशन पे भेजा बॉस, तो जितना अमाउंट इनकर कर रहा है एम्प्लॉयर वो तुम्हारे लिए परक्यूजिट माना जाएगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ। हम लोग लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं पढ़े ना? पढ़े थे 4 साल में 2 बार छुट्टी अलाउ करेगा बॉस, ये वाला टॉपिक मिस हुआ है, ठीक है ना? ये वाला मिस हुआ है। लीव ट्रैवल कंसेशन और ये दोनों अलग है। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन के नाम पे बॉस दे रहा है उसका रूल अलग है, अभी जो पढ़े वो तो नॉर्मल तुमको बॉस वेकेशन पे भेजे, लोग को लीव ट्रैवल कंसेशन का है, डिस्कस अर्लियर बोला तो हम लोग का कैसे मिस हुआ। हम लोग मोटर कार पढ़े थे, रहने वाला परक्यूजिट पढ़े थे, घर भर दे बॉस। लीव ट्रैवल कंसेशन, ऑफिस में फ्री खाना मिले, क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए? क्या राय है आप लोग का? नहीं सर। बेटा जी यहाँ एक पॉइंट है, सर अगर वो रिफ्रेशमेंट मिल रहा है ना, केवल नाश्ता पानी मिल गया, चाय मिल गया, वो सब टैक्सेबल नहीं है, लेकिन खाना मिले प्रॉपर मील मतलब लंच या डिनर, तब उसके लिए कुछ रूल अलग है। देखो क्या बोला, अगर आपको टी स्नैक्स मिल रहा है अदर देन नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, या सॉरी और अदर नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस मिल रहा है, अल्कोहलिक बिवरेजेस में मिल रहा है, दारू के लिए नहीं बोला, दारू फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना? तो कोई भी अगर आपको टी स्नैक्स या नॉन अल्कोहलिक मिल रहा है, मतलब कोल्ड ड्रिंक मिल गया, जूस मिल गया ड्यूरिंग ऑफिस आवर इंक्लूडिंग ओवर टाइम, तो फिर वो ऑलवेज टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा उसका? नील, जीरो टैक्सेबल। अगर आपको फ्री मील दे रहा है, खाना दे रहा है, खाना ऑफिस आवर में
लेकिन कहाँ पे? रिमोट एरिया, मतलब बहुत ज्यादा वो बाहर, शहर से बाहर या टाउन से बाहर एरिया में, या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन जहाँ पे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, जमीन से कोयला निकाला जाता है, वो सब तो एकदम मतलब ऐसा एरिया में होगा ना जहाँ पे आप खुद खरीद के कुछ नहीं खा सकते, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये हुआ ना रिमोट एरिया या ऑफशोर एरिया। वो तेल निकालने वाला कुआं जहाँ पे कोयला निकलता है, मिनरल्स निकलता है, वो सब जमीन क्या टाउन, शहर या विलेज के एकदम इंटीरियर में होता है क्या? आसपास होता है क्या? नहीं ना, बहुत दूर होता है। तो सर वहां तो मजबूरी है, बॉस को खाना देना ही पड़ेगा, वरना मजदूर या कोई एम्प्लॉय, मैनेजर फैनेजर कोई बाहर नहीं जाके काम करना चाहेगा। तो वो सब नील है। तो देखो, टी स्नैक्स ऑफिस आवर में मिले, नील। फ्री खाना मिले लेकिन रिमोट एरिया या ऑफशोर एरिया में ऑफिस आवर के दौरान, तो नील। लेकिन अगर फ्री मील दे रहा है एम्प्लॉयर को ड्यूरिंग ऑफिस आवर, ये ऑफशोर एरिया का बात छोड़ के बात कर रहे हैं, मतलब ये दो एरिया को छोड़ के नॉर्मल ऑफिस एरिया में, ऑफिस या बिजनेस प्रेमाइसेस में, या आपको पेड वाउचर्स दे रहे हैं जहां पे आप जाके खाना खा सकते हो। ऐसा होता है ना, देखो बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है ना, ये टाटा फाटा, रिलायंस फिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग आपको साल भर का वाउचर दे देगा। 100 रुपया वाला कूपन, 500 रुपया वाला कूपन, ऐसे कूपन दे देगा आपको। और ये लोग टाई अप कर लेता है, जैसे मान लो डोमिनोज से टाई अप कर लिया, या कोई और बड़ा होटल से टाई अप कर लिया, रेस्टोरेंट से या कोई भी खाने वाला जगह से। उनको पूछा, देखो तुम्हारा एक बर्गर का क्या कीमत? बोला मेरा एक बर्गर 80 रुपया। बोलो बोलेगा डोमिनोज में अगर इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स में, मैकडी में अगर जाएगा, वो लोग से जाके पूछेगा कंपनी एक बर्गर का कितना कीमत? बोलेगा 80 रुपया। कंपनी बोलेगा देखो भैया, हम एक बार में 1 लाख कूपन उठाएंगे, इंटू 80 रुपया, ये लो 8 करोड़, 80 लाख, सॉरी, ये लो 80 लाख रुपए एक बार में। बोलो एक कूपन का कितना पड़ेगा? तो वो मैकडी क्या बोलेगा, ठीक है बाबा 80 रुपया नहीं, चलो हम तुम्हारे लिए कूपन का दाम 50 रुपया लगा देंगे। कंपनी को 50 लाख रुपया देना पड़ा। वो कूपन लाके वो अपने एम्प्लॉइज में बांट दिया। अब बोला जब आपको खाना हो, देखो काम दबा के करवाएंगे, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक भी काम चलेगा। आपको खाना मंगवाना हो, यहाँ पे आप कूपन भेज देना, आपका खाना आ जाएगा, जब आप जाके खा सकते हो तो खा सकते हो। अब ये कूपन आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जाओ तब भी यूज करो, जो भी यूज करो, आपका एम्प्लॉय आईडी से लिंक कर दिया जाएगा। आप जब मैकडी फैक्ट्री में जाओगे ना, आपका एम्प्लॉय आईडी स्कैन होगा और आपको खाना मिल जाएगा, कूपन आपसे ले लिया जाएगा। बात समझ में आया? स्टोरी समझ में आया? Yes. बाकी लोग स्टोरी समझ में आया? हाँ सर। तो कंपनी को एक कूपन का कितना पड़ा? 50 रुपया। ये एम्प्लॉय का फायदा हो गया। तो सर अगर ऐसा है तो या फिर ऑफिस में खाना मंगवा दिया बॉस ऑफिस आवर के दौरान, लेकिन ये रिमोट एरिया और ऑफशोर एरिया का बात नहीं हो रहा, नॉर्मल ऑफिस प्रेमाइसेस स्टाफ का, तो सर जी मेरे लिए वो टैक्सेबल परक्यूजिट होगा, लेकिन 50 रुपया पर मील तक माफ है। उससे ज्यादा का अगर कैंटीन होगा तभी भी? हाँ कैंटीन होगा तभी भी। जब आप एक लैंग्वेज यूज किया, ठीक से पढ़ो। फ्री मील प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर। यहां पे कहीं नहीं बोला ना कि बाहर से मंगवा के देगा, कैंटीन से देगा। फ्री मील प्रोवाइड कर रहा है, तो तुमको 50 रुपया पर मील तक माफ है। उससे ज्यादा का जो तुमको एडवांटेज मिल रहा है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक बात? मतलब 20। हाँ। मेरे वाला एग्जांपल में तो सर बच गए। मेरे वाले एग्जांपल में कंपनी को कितना पड़ रहा था खर्चा एक कूपन का? 50 रुपये पड़ रहा था, तब तो जीरो टैक्सेबल है ना। हाँ। यही अगर मैकडी बोलता हूँ ठीक है 60 रुपया का कूपन लगा देंगे, तो मेरे को 50 रुपया छूट हो गया, 10 रुपया टैक्सेबल हो जाता। कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रहा है
ये मत सोचना हो मैकडी का बर्गर तो 80 रुपया का ही तो आता है। अरे 80 का आता है, बट कंपनी बल्क में कूपन खरीद रहा है बेटा, कंपनी को तो सस्ता देगा ना। बोलो अरे भैया लोग एक बार में 80 लाख रुपया मिल रहा है, वो तो खुशी खुशी कूपन देगा कम दाम में। तो वो कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ा है कूपन का? 60 रुपया। तो 50 रुपया अगर एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्टेड है, बाकी 10 रुपया टैक्स हो। सर आज की दुनिया में कौन सा 50 रुपए में खाना आता है? खाना बोला है यहाँ प्रॉपर, रिफ्रेशमेंट तो बोला ही नहीं है। एक एम्प्लॉय को अगर तुम खाना खिलाओगे 100, 110, 120 रुपये का खर्चा हो ही जाएगा, कुछ भी कर लो, मिनिमम से मिनिमम। खाना जब हम बोलते हैं, ठीक बात ना। थाली वाली मंगा के देंगे, थाली का वेस्ट, थाली का दाम 150, 170, 180 रुपया पड़ जाता। बढ़िया बाबा आदम से रूल चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। 50 रुपया हम बचपन में पढ़ते तब भी 50 रुपया, आज पढ़ा रहे हैं तब भी 85 रुपये। अच्छा सर, अगर कोई कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट कभी कोई इवेंट हुआ या कुछ भी हुआ, प्रोग्राम हुआ, वो टैक्सेबल तो तब अगर कोई फ्री का वो नहीं होगा? नहीं, वो टैक्सेबल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुमको यही बोला, एक्सपेंडिचर फॉर फ्री मील इन एक्सेस ऑफ 50 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, तुम्हारा बॉस तुमको फ्री मील दे रहा है 70 रुपए का, या तुमको नॉन ट्रांसफरेबल कूपन दे रहा है। नॉन ट्रांसफरेबल कूपन मतलब हम बोला ना अभी, तुमको बॉस को मैकडी का कूपन दे दिया, लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। नॉन ट्रांसफरेबल होगा मतलब तुम ये नहीं कर सकते हो कूपन तुम अपने भैया को दे दिया, बोले जाओ भैया आप खा लेना, जा ही रहे हो घूमने तक, तुमको साथ जाना पड़ेगा। हाँ, तुम अपने भैया के लिए खरीद सकते हो, तुम और भैया दोनों साथ गए, तुम वहां पे अपना आईडी कोड स्कैन करवाओगे, तुम्हारा दो, तुम बोलोगे 2 बर्गर दे दीजिए, तो 2 कूपन लेगा, तुमको 2 बर्गर दे देगा। अब तुम एक भैया को खिला दो, एक खुद खा लो। लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे कूपन भैया को दे दिए, नहीं तो बेटा जी हर कोई क्या करेगा, वो कूपन बेच देगा, है ना। मान लो मेरा बॉस हमको 1000 कूपन दे दिया पूरे साल का, हम तो 1000 × 80 करके बेच देगा, हमको नहीं खाना पिज्जा बर्गर फर्क, ये लो 80,000 रुपये हम कमा लिए, ऐसा नहीं होता। तो ये कूपन नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक बात क्लियर है? हाँ सर। इन एनी अदर केस, मतलब ये ऊपर वाले केसेस को छोड़ के, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर सच लंच और मील शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर इन सब केस को छोड़ के और कोई तरीके से बॉस खाना दे रहा है, तो जितना रुपया बॉस खर्चा कर रहा है माइनस जितना अपने एम्प्लॉय से चार्ज कर ले रहा है, बैलेंस फुल्ली टैक्सेबल। तो आकाश आपके वाले क्वेश्चन का आंसर, बॉस अगर ऑफिस के पार्टी वार्टी में खाना खिला दिया, लेकिन अगर वो ऑफिस आवर में ही है तो फिर टैक्सेबल। सर ऑफिस आवर में नहीं, ऑफिस आवर में माने एक एग्जांपल देते हैं, मेरे बिजनेस का ऑफिस आवर है सुबह 10 से 5, ठीक है, मेरे बिजनेस का ऑफिस आवर है 10 से 5, ओवर टाइम करा के 7 बजे तक तुमको खटवा लिया। अब हम बोला छुट्टी, अब तुम लोग जाओ, फिर तैयार हो गया ना, आज ऑफिस में पार्टी है, तब एग्जम्प्टेड है, तब एग्जम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिस आवर में बॉस खाना दे रहा है, कुछ भी तरीके से दे रहा है, तुम्हारे लिए खर्चा कर रहा है पैसा, तो तुम्हारे लिए वो टैक्सेबल परक्विजिट है, 50 रुपया तक माफ। हाँ, तुमसे जितना चार्ज किया वो तो माइनस किया ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट का बात नहीं, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अगला परक्विजिट इजी है, गिफ्ट वाउचर या टोकन दे दिया तुमको बॉस गिफ्ट का। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट या वाउचर या टोकन, 3 बोला, गिफ्ट दे रहा है बॉस, कोई वाउचर दे रहा है या कोई टोकन दे रहा है, जिसके बदले में तुम गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, तुमको या तुम्हारे एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, या फिर फ्री दे रहे हैं या कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं। शैल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, लेकिन कितना रुपया तक माफ है? 5000 रुपया तक माफ है। 5000 से ऊपर का गिफ्ट है तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कैश गिफ्ट मिल रहा है तो ये वाला लिमिट नहीं, ये मतलब ये एग्जम्पशन नहीं है तुमको,
कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि कैश गिफ्ट तुम पढ़ोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 50,000 से नीचे माफ, 50,000 से ऊपर टैक्सेबल। तो यहाँ पे बोला कोई भी एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को, सॉरी वो तो अदर सोर्स में, सॉरी यहाँ पे सिंपल बात बोला, कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, वाउचर दे रहा है या टोकन दे रहा है जो गिफ्ट में कन्वर्ट हो सकता है, 5,000 रुपये तक माफ, बाकी फुल्ली टैक्सेबल। और अगर कैश गिफ्ट है तो, या कैश में कन्वर्टेबल गिफ्ट है तो ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तुम्हारा बॉस तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देता है, जाओ जितना शॉपिंग करो पेमेंट ऑफिस से हो जाएगा, एक लिमिट बोल देता है, ऐसा नहीं होता जितना खर्चा करो, एक लिमिट बोल देता है, उस लिमिट के अंदर तुम खर्चा करोगे तो ऑफिस पे कर देगा। ये तुम्हारे लिए फायदा हुआ ना, परक्यूजिट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलवा दिया। अगर ये तुम क्रेडिट कार्ड का खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो कुछ भी टैक्सेबल होगा क्या? नहीं सर क्यों होना चाहिए? हम ऑफिस के काम के लिए खर्चा, मान लो एक एग्जांपल देता है, तुम्हारा बड़ा बड़ा क्लाइंट है, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े कुछ क्लाइंट है, तुम हमको बोला ये लो क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, स्वाइप करो, इनको ले जाके बढ़िया से एक रेस्टोरेंट में खाना खिला दो, तुम ले जाना शाम को इनको, हमको तुम बोल रहे हो कि आप ले जाना इनको साथ में, शाम को खाना वाना खिला देना, मेरे को ऑफिस से क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, बोलना उसी से पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जी खाना तो तुम भी खाए, खाना तो तुम्हारे वो क्लाइंट भी खाए, कंपनी के क्लाइंट, बट है तो ऑफिशियल पर्पज ना, तुम्हारे लिए कोई टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जितना रुपया तुम ऑफिशियल पर्पज के लिए खर्चा कर रहे हो उतना टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन रखा, वो मानना पड़ेगा। क्या कंडीशन? सर पहला बात बोला, कंप्लीट डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। कंपनी पूरा खर्चा का डिटेल मेंटेन करके रखा है, और एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट फॉर सच एक्सपेंडिचर द सेम वे इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय द ऑफिशियल ड्यूटी। पहला बात तो एम्प्लॉयर डिटेल मेंटेन कर रहा है और एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट दिया है, हाँ इतना रुपया वो ऑफिशियल पर्पज के लिए खर्चा किया है, तब तो टैक्सेबल नहीं। तो दो कंडीशन है, ऑफिशियल पर्पस होना चाहिए, उसका डिटेल मेंटेन होना चाहिए और उसका एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए बस, मतलब सीधा बात है रिटन कंफर्मेशन। लेकिन वेयर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड व्हिच हैज चार्ज टू क्रेडिट कार्ड, तुम आया तुम्हारा घर का मेंबर उस क्रेडिट कार्ड से अपने लिए खर्चा कर रहा है, जिसमें मेंबरशिप फीस का भी बात हो रहा है, एनुअल फीस का भी बात हो रहा है। अरे भाई कार्ड का मेंबरशिप फीस लगता है, कार्ड का एनुअल फीस भी तो लगता है। ये सब अगर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर है तो एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस जितना तुमसे ले रहे हैं। लेकिन अगर ये रीइंबर्स है तो जितना रीइंबर्स कर रहा है उतना तुम्हारे लिए टैक्सेबल। सीधा बात, तुम्हारा पर्सनल पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज हुआ, जितना खर्चा लगा तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट। ऑफिशियल पर्पस के लिए लगा और डिटेल मेंटेन्ड है तो फिर नॉट टैक्सेबल। क्लियर है? यहाँ पे कोई अमाउंट का कहानी नहीं है। क्लब एक्सपेंडिचर, कई बार होता है ना बॉस क्लब में मेंबरशिप दिलवा देता है, बोला जाओ क्लाइंट तुमको एक क्लब का मेंबरशिप दिलवा दिया, मान लो क्लब महिंद्रा, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इनका मेंबरशिप दिलवा दिया, बोला जाओ वहां थोड़ा एंजॉय करना, रिलैक्स करना, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना। तो सर जी वो क्लब का मेंबरशिप फीस कौन भर रहा है? बॉस। तो वही बात, अगर वो होली एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा हो रहा है और वही डिटेल मेंटेन्ड हो रहा है और सर्टिफिकेट मिल जा रहा है बॉस से, तो फिर नील टैक्सेबल। कोई अगर बॉस हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स या सिमिलर फैसिलिटी क्लब दिलवा रहा है, जहां जाके तुम खेलोगे, फिजिकली मेहनत होगा तुम्हारा, और सारे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है ये फैसिलिटी यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज, अपने सारे मेंबर को हम किसी स्पोर्ट्स क्लब या हेल्थ क्लब यानी जिम विम का मेंबर बनवा दिया, हम बोला शाम को 1 घंटा जाना, फिजिकली मेहनत करके आना, बॉडी ठीक रहेगा, और ये सारे एम्प्लॉय को दिया, हम सारे एम्प्लॉय यूनिफॉर्मली टू ऑल, तो फिर टैक्सेबल नहीं है सर।
Where the employer has obtained a corporate membership of the club and the facilities enjoyed by employee. कंपनी का बॉस ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग होते हैं ना, उनको कॉर्पोरेट मेंबरशिप मिलता है क्लब में। पता है क्या होता है ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप? बोलो। नहीं पता। अरे बड़ी बड़ी क्लब में क्या होता है ना, कॉर्पोरेट और एक नॉर्मल मेंबरशिप, दो स्कीम होता है। नॉर्मल मेंबरशिप में तुम बेसिक फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो, और तुम अगर कॉर्पोरेट मेंबर हो तो क्लब का सब कुछ तुम्हारे लिए ओपन है, मतलब तुमको एकदम रईसों वाला फैसिलिटी यूज करने मिलेगा। तो ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप जनरली एम्प्लॉयर खुद के लिए लेता है, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का एमडी, सीएफओ, सीईओ, इन लोगों के लिए होता है। अब हम मान लो कंपनी में जॉब कर रहा है, मेरा बॉस कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेके रखा है, बट उसका यूज हम करने चला गया, हमको बोल दिया जाओ एंजॉय करके आओ, तो भैया जी जितना रुपया आपका बॉस आपके लिए खर्चा करा, अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी शैल बी टैक्सेबल परक्यूज इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। हाँ, लेकिन जो इनिशियल फीस होता है ना मेंबरशिप लेने का, वो टैक्सेबल नहीं। इसके अलावा बॉस जो भी पेमेंट कर रहा है उस कार्ड के अगेंस्ट में, कॉर्पोरेट मेंबरशिप के अगेंस्ट में, जिसका फायदा तुम उठा रहे हो, वो टैक्सेबल है। खाली वो जो इनिशियल फीस होता है कार्ड लेने का, वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। सर वो बहुत महंगा होता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए का कॉर्पोरेट मेंबरशिप होता है, साल का 10 लाख, साल का 5 लाख, साल का 8 लाख, ऐसे कॉर्पोरेट मेंबरशिप होता है। सर वो अगर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करने लगे, एम्प्लॉय पागल हो जाएगा। तो बोला इनिशियल फीस छोड़ के उस कॉर्पोरेट मेंबरशिप के अगेंस्ट में जो भी खर्चा कर रहा है और एम्प्लॉय उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा। ऊपर एक बात ध्यान दिए थे, सर हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब में आपको मेंबरशिप दिला रहे तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉर्मली पार्टी वार्टी करने वाला दिला रहे, जहाँ पे आप जाके कोई प्रोग्राम देखोगे, डांस गाना देखोगे, मस्ती करोगे, वो वहाँ पे पब या डिस्को है जहाँ तुम डांस करोगे, वो टैक्सेबल हो जाएगा जितना तुम्हारा बॉस खर्चा कर। मेरा बात क्लियर था? Any payment or reimbursement by the employer for any expenditure incurred in a club by employee। तुम एक क्लब का मेंबरशिप खुद ले लिया, ऊपर अब तक क्या हो रहा था, बॉस मेंबरशिप दिला रहा था, यहाँ बोल रहा है तुम खुद ले लिया, और अब तुम कोई खर्चा कर रहा है वहां पे जिसका पेमेंट बॉस करवा दे रहा है। रीइंबर्समेंट कर रहा है मतलब पहले तुम खर्चा कर दो, फिर तुम्हारा बॉस तुमको दे रहा है, तो तुम्हारा बॉस जितना तुमको दे रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल तुम्हारे लिए, जितना तुमसे काट ले रहा है खाली माइनस कर दे। सर यानी सीधा बात है, दो ही चीज एग्जम्प्टेड है, ऑफिशियल पर्पस के लिए कार्ड यूज हो रहा है और कंडीशन स्पेसिफाइड है वो मेंटेन हो रहा है, तब नहीं टैक्सेबल है। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब या इस नेचर का कोई क्लब, जिम विम, तब टैक्सेबल नहीं है। बाकी जितना बॉस मेरे लिए खर्चा कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बॉस तुमको मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे रहा है, तब क्या होगा? एसेट बिलोंग कर रहा है एम्प्लॉयर को, लेकिन एम्प्लॉय को बोल रहा है मूवेबल एसेट बोल रहे हैं, घर नहीं, घर का ऊपर बात हो चुका। सर इसका भी बात ऊपर हो चुका। अगर बॉस का ओन्ड है वो एसेट बॉस का खुद का है, तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट तुम्हारे लिए टैक्सेबल पर क्यों दे। और अगर बॉस भाड़ा पे लेके दे रहा है तो जितना भाड़ा बॉस पे कर रहे, माइनस तो कर ही लेंगे जितना तुमसे काट ले रहे, ठीक है ना? बात क्लियर है? हाँ, लेकिन क्या टैक्सेबल नहीं होगा? सर अगर वो मूवेबल एसेट कंप्यूटर या लैपटॉप है या इस नेचर का प्रिंटर है, तब टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? अरे बेटा जी एक बात समझो, ऊपर पढ़े थे ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला बात। बेटा जी एक बात सिंपल समझो ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट भी जानता है कि बॉस कंप्यूटर लैपटॉप तुमको देगा खाली पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, तो कभी नहीं देगा, वो तुमसे घर पे भी काम करवा ही रहे। अब उसमें तुम मूवी टूवी देख लिया, गाना सुन लिया, गेम खेल लिया, तो बोलता है ठीक है, उतना कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर लैपटॉप या इस नेचर का कोई आइटम देता है तो यूज करने के लिए, तब वो मूवेबल एसेट टैक्सेबल नहीं है। अदरवाइज अगर बॉस के खुद का है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब परचेज प्राइस, और अगर भाड़ा पे लेके दे रहे तो इतना बॉस भाड़ा दे रहे। अगर तुमको तुम्हारा बॉस मूवेबल एसेट सोल्ड ही कर दे तो, सर पीछे वाला क्या था,
यूज करने दिया है, माने वापस ले लेगा जब तुम नौकरी छोड़ोगे। लेकिन यहां क्या बोला, बेच ही दिया तुमको, सोल्ड कर दिया, सोल्ड। 50,000 का एक लैपटॉप था, बॉस 2 साल पहले खरीदा था, मेरे को दे दिया 30,000 में, बोला ले जाओ। क्या मेरे लिए टैक्सेबल होगा ये 30,000? बोलो। 50,000 का लैपटॉप था, बॉस 2 साल पहले खरीदा था, हमको बोला 30,000 में ले गया। हम नया लैपटॉप एकदम ताजा ताजा पड़ा, उतना कुछ यूज नहीं हुआ, हम बोले दे दो। हम 30,000 रुपया कंपनी को दे दिया और लैपटॉप ले लिया। तो मेरे लिए ये जो 20,000 का गैप है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? और होगा तो क्यों होगा? सेकेंड हैंड लिए तो प्राइस तो थोड़ा कम मिलेगा ही। हाँ तो ये बेटा जी हम इसीलिए तो बोले, तुम ये बोलो कि टैक्सेबल पूरा 20,000 नहीं होगा सर, कम अमाउंट होगा। तुमको बोला नहीं होगा, ये बात गलत है। कम अमाउंट टैक्सेबल होगा, पूरा 20,000 का फायदा नहीं मानेंगे। तो सर 2 साल का डिप्री माइनस कर लीजिए। अब जो फिगर आएगा, अब देखिए आपको कितना में दिया। मान लो ये फिगर आ रहा होता 35,000, 2 साल का डिप्री माइनस करने के बाद जो फिगर आता वो आता 35,000। और अब मेरा बॉस हमको कितने में दिया है लैपटॉप? 30,000। तो मेरा 5,000 का फायदा हुआ ना, वो 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बात क्लियर? बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई कंप्यूटर आइटम है तो उस पर 50% डिप्री माइनस करो WDV मेथड पे। अगर मोटर कार है तो 20% WDV मेथड पे, और इनको छोड़ के कोई भी अदर एसेट है तो वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 10%। जितना साल बॉस यूज किया उतना साल का डिप्री माइनस कर लो। अब जो बचेगा वैल्यू देख लो तुमको कितने में दिया, तो जितना तुमको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है वही तुम्हारा टैक्सेबल परक्यूजिट माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर में 50% WDV, मोटर कार में 20% WDV, और अदर बच गया जो भी उसमें 10% स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, मेरा बॉस मेरे को रेफ्रिजरेटर दिया, तो वो किस साइड में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कि अदर में? आराम से इसका आंसर करो ठीक से, शांति मन से बोलो। बॉस मेरे को रेफ्रिजरेटर दिया, रेफ्रिजरेटर बेच दिया, अपना यूज किया हुआ रेफ्रिजरेटर मेरे को बेच दिया, 3 साल यूज किया। चलो ऐसे लेते हैं, रेफ्रिजरेटर था 1,10,000 का, 3 इयर्स बॉस यूज किया, और अब मेरे को 60,000 में बेच दिया। मेरे लिए कितना टैक्सेबल परक्यूजिट? इसको पहले तो डिप्री माइनस करना पड़ेगा ना 3 साल का। किस रेट पे ले? 50% WDV की 10% स्ट्रेट लाइन। ये जो रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर में जाएगा कि अदर आइटम में जाएगा? जस करो जल्दी। क्यों इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है रेफ्रिजरेटर? बोलो, रेफ्रिजरेटर क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन तुम्हारा शक सही है, तुम्हारा शक सही है। वो कंप्यूटर के साथ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम / कंप्यूटर। मतलब ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बात हो रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बात हो रहा है। सर यहाँ बॉस हमको प्रिंटर देता, बॉस हमको स्कैनर मशीन देता, वो सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर वाला कैटेगरी में आता, उस पर 50% डेप्रिसिएशन माइनस होता WDV पे। तो एक लॉ में एक टर्म है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब लॉ को ऐसे पढ़ो जो बाकी वर्ड से उसका मीनिंग समझ में आए। लॉ में एक टर्म है नॉसिटर और सॉसेस,
माने एक वर्ड जब पढ़ो, दो अलग अलग शब्द है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड मीनिंग में आना चाहिए। तो यहां कंप्यूटर जब बोल दिया है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला है, दैट मीन्स वो लोग वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब कंप्यूटर से कनेक्टेड हुआ ना। रेफ्रिजरेटर कनेक्टेड नहीं हुआ सर, तो वो अदर में जाएगा। तो ठीक है सर, तो 10% डिप्रिसिएशन 3 साल का, पहला साल 11,000, दूसरा साल भी 11,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है 10%, तीसरा साल भी 11,000। कितना माइनस हुआ? 1,10,000 में से 11, 11, 11, 33,000 माइनस करना है। तो 77,000 आज के दिन उस फ्रिज का वैल्यू है 3 साल बाद, एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर जब उनको बेचा है। तो मेरे को कितना में दे दिया बॉस? 77,000 का फ्रिज मेरे को कितने में दिया? 60,000, मतलब मेरे लिए 17,000 टैक्सेबल पर क्यूबिक। बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। और यही अगर कंप्यूटर देता तो यही 1,10,000 का ये लैपटॉप ही होता तो जो 3 साल यूज करेंगे, बॉस मेरे को भेज दिया। जैसे पहला साल का डिप्री होता 50%, 1,10,000 का 50% कितना होता? 1,10,000 का 50% कितना होता? 55,000 माइनस कर दिए, कितना वैल्यू बचा? 55 और 55 बचा ना फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर 55,000 का 50% सेकेंड ईयर, फिर कितना होता? 27,500 है ना। फिर वैल्यू बचता 27,500 ही। और फिर 3rd ईयर फिर डिप्री, क्योंकि बॉस 3 साल यूज करके हमको बेचे, फिर 27,500 का 50% या था 13,750। तो मतलब अल्टीमेटली जिस दिन हमको बॉस लैपटॉप बेचा उस दिन लैपटॉप का वैल्यू कितना है? 13,750। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला था ना, इसलिए। अब अगर ये बॉस 13,750 का लैपटॉप हमको 8,000 में दे दिए तो मेरे लिए 5,750 टैक्सेबल है ना। अरे ऑब्वियस सा बात है, 13,000 का लैपटॉप बॉस हमको 20,000 में देगा तो हम बेवकूफ थोड़ी ना जो लेगा, हम बोलेगा हम बाजार से नहीं ले लेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कंप्यूटर आइटम हो, जो यहाँ पे बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर मींस डेटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, प्रिंटर, आजकल वो देता है ना टैब, या फिर आजकल वो भी देता है क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आएगा क्योंकि ये सब कंप्यूटर से कनेक्टेड वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक बात। तो जितना बॉस खर्चा किया माइनस उसका डिप्रिसिएशन, तो WDV आ गया। अब जितना बॉस मेरे से चार्ज कर रहा है वो माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट मेरे लिए टैक्सेबल पर क्यूबिक। क्लियर है? हाँ सर। अब आता है मेडिकल फैसिलिटी मेरा बॉस दे रहे हैं मेरे को। आज का आखिरी 2 परक्यूजिट, बड़ा सारा परक्यूजिट खत्म हो जाएगा इसके साथ, फिर छोटा छोटा कुछ बचेगा और अगली क्लास में खत्म होके थोड़ा छोटा मोटा और बात और चैप्टर खत्म। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बॉस मेरा ट्रीटमेंट करा के दे रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाद, तो पहले इंडिया में पढ़ते हैं। मेरा बॉस कोई भी अगर हमको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय और हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल, क्लिनिक या डिस्पेंसरी मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब इसका मतलब क्या है? तुमको या तुम्हारे फैमिली मेंबर को बॉस अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट दे रहा है जो कि बॉस के खुद का ही है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तब फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तुम्हारा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल में इलाज करा दे रहे हैं या एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है उसमें इलाज करवा दे रहे हैं, बोल रहे हैं पहले इलाज करा लो फिर हम तुमको रिइंबर्स कर देंगे, ये भी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल। अगर बॉस तुमको पेमेंट कर रहा है या रिइंबर्स कर रहा है, मतलब बॉस खुद चुका रहा है, ये तुम्हारे हाथ में दे दे रहे इलाज के बाद,
Any medical expenses incurred by an employee for himself or his family in a hospital which is approved by CCA, Chief Commissioner of Income Tax, CCIT, Chief Commissioner of Income Tax, लेकिन सिर्फ प्रेस्क्राइब डिजीज के लिए, जैसे कैंसर, टीबी, एड्स, बड़ा बड़ा बीमारी के लिए। तो 3 बातें फुल्ली एग्जम्प्टेड कर दी गई बेटा। क्या बॉस का ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिन प्रेस्क्राइब स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अलाउ करे, एम्प्लॉय अपने रिटर्न में वो पूरा डिटेल दिखाए हॉस्पिटल का, तो ये सब फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, पूरे स्टाफ का एक साथ इंश्योरेंस होता है मेडिक्लेम, अगर वो कराया तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। पूरे स्टाफ का, तुम्हारा अकेले का कराया तब नहीं। एनी रीइंबर्समेंट बाय एन एम्प्लॉयर फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस विद हिज हेल्थ और हेल्थ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, तुम अपना मेडिकल इंश्योरेंस खुद कराए, तुम्हारा बॉस तुमको पैसा दे दिया, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल बाय द एम्प्लॉय फैमिली मेंबर रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, कोविड-19 का कोई बीमारी हुआ, उसका तुम खर्चा किया है और अब तुम्हारा बॉस तुमको रीइंबर्स कर रहा है, वो भी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो सर टैक्सेबल क्या है बेटा जी? अगर तुम कोई नॉर्मल बीमारी होता उसका इलाज करा रहे हो और बॉस बाद में रीइंबर्समेंट कर रहा है, वो फुल्ली टैक्सेबल। सर इंडिया के बाहर इलाज कराएं तो मेडिकल एक्सपेंडिचर उतना अलाउड होगा जितना आरबीआई से परमिट मिला। बाहर रहने का खर्चा जो बॉस दे रहे हैं, पेशेंट का भी और एक अटेंडेंट का भी, क्योंकि फॉरेन इलाज कराने जा रहे हो, तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम फॉरेन इलाज कराने जा रहे हो, तुम्हारे साथ एक फैमिली मेंबर जाएगा ना, या तुम्हारा फैमिली मेंबर का तबीयत खराब है और उसको फॉरेन इलाज कराने ले जा रहे हो, तो उसके साथ या तो तुम जाओगे या कोई एक अटेंडेंट जाएगा। तो एक अटेंडेंट और पेशेंट का रहने का खर्चा भी जितना आरबीआई परमिट करे, मेडिकल खर्चा जितना आरबीआई परमिट करे, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग में क्या बोला, यहां काम का बात बोला, ट्रैवलिंग का खर्चा पेशेंट का और एक अटेंडेंट का। अगर तुम्हारा जीटीआई 2 लाख से कम है, सारे परक्यूजिट को लेके बात हो रहा है जीटीआई, खाली इस वाला परक्यूजिट को छोड़ के, अगर 2 लाख से कम है तो एग्जम्प्टेड, 2 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल, अगर इंडिया के बाहर बस तुम्हारा इलाज करा है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। सब मेडिकल अलाउंस देगा तो वो तो फुल्ली टैक्सेबल ही पड़े थे। फैमिली का मतलब क्या है? सच स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, ये तो पूरे फैमिली में आ गए। हाँ, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके पास होली डिपेंडेंट है तो बच्चे और वाइफ या हस्बैंड ये तो आ ही गए, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर भी आएंगे अगर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द एम्प्लॉयर मे बी वे ऑफ पेमेंट और रिइंबर्समेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉस तुम्हारे हाथ में दे या रिइंबर्स करे। ये था मेडिकल फैसिलिटी। आई थिंक बड़ा में अब लास्ट बचा है लीव ट्रैवल कंसेशन, आज के लिए आखिरी, और बड़ा वैसे भी लास्ट और आज के लिए भी आखिरी। अगर कोई एम्प्लॉई गोज ऑन ट्रैवल विद द फैमिली एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट इज रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जम्प्टेड होगा, बाकी जो भी बॉस खर्चा किया है तुम्हारे लिए वो टैक्सेबल होगा। ये जर्नी तुम ड्यूरिंग द सर्विस परफॉर्म करो या आफ्टर रिटायरमेंट करो। एम्प्लॉयर में बी प्रेजेंट और फॉर्मर, तुम्हारा अभी वाला बॉस पैसा दे रहा है, फॉर्मर बॉस पैसा दे रहा है। जर्नी मस्ट बी परफॉर्म प्लेस विद इन इंडिया, जर्नी इंडिया में होना चाहिए। तुम खर्चा करो फिर तुम बॉस से पैसा ले लो या बॉस डायरेक्ट पेमेंट करे, दोनों अलाउड हो। लेकिन एग्जम्प्टेड क्या होगा? सिर्फ कॉस्ट ऑफ जर्नी, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट का। शॉर्टेस्ट रूट माने ये इंडिया का मैप है, तुमको जाना था कोलकाता टू मुंबई, लेकिन तुम गए पहले कोलकाता टू केरला और केरला से मुंबई, तो भैया शॉर्टेस्ट रूट जो है ना मुंबई जाने का डायरेक्ट, उसका जो ट्रैवलिंग खर्चा है वही माफ हो।
स्टेइंग कॉस्ट का नहीं, खाने पीने का नहीं, सिर्फ ट्रैवलिंग खर्चा बोला है। अच्छा सर, एयरपोर्ट गए घर से, फिर ये प्लेन पकड़ के मुंबई गए, तो अब ये खाली कलकत्ता टू मुंबई का ट्रैवल खर्चा बोल रहा है, ये यहाँ पे जो गाड़ी का खर्चा लगा वो नहीं। पॉइंट क्लियर? और सर वहां पे होटल पे वहां से एयरपोर्ट पे उतरने के बाद होटल गए वो भी नहीं, वहां घूमने का ट्रैवलिंग का खर्चा लगा वो भी नहीं। ये सब बॉस दे सकता है, देने का ना नहीं है। देखो कोई दुनिया का टैक्स सिस्टम बॉस को ये नहीं बोल सकता तुम ये मत दो वो मत दो, तुमको आने मर्जी है उतना दो ना, तुम पूरा बिजनेस लूटा दो अपने एम्प्लॉय के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द पॉइंट इज, तुम कलकत्ता से मुंबई जो गए घूमने, तो कोलकाता टू मुंबई का ट्रैवलिंग खर्चा माफ है, बाकी सब कुछ फुल्ली टैक्सेबल है, वो भी शॉर्टेज रूट का। सर खर्चा कैसे, प्लेन में गए तो, ट्रेन में गए तो, हाँ बस वही पढ़ना आखिरी टॉपिक। अगर भाई एयर जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास का शॉर्टेज रूट का फेयर, अगर भाई रेल जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर। ऐसा जगह जा रहे हो द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कनेक्टेड बाय रेल, बट तुम रेल से नहीं गए, ट्रेन से जाने का ऑप्शन था बट तुम बाई कार गए, तो फिर सेम एज अबव बाई, जो तुमको फर्स्ट क्लास एसी का फेयर है वही मिलेगा छूट। सर बाई प्लेन गए, भाई ट्रेन भी जा सकते थे, भाई प्लेन गए तो भाई प्लेन वाला छूट मिल जाएगा भाई, लेकिन ट्रेन से जाने का ऑप्शन था बट तुम ना ट्रेन से गए ना प्लेन से गए, तुम गए बाई कार, पर्सनल कार करके, बाई बस, आजकल स्लीपर कोच बस चलती है ना, तुम उससे गए, तब भैया फर्स्ट क्लास एसी के जितना का फेयर छूट है, वो भी शॉर्टेज रूट का। सर हम जहां गए वहां ट्रेन चलता ही नहीं है, तब क्या करें? तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां का, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, उसका जो डिलक्स क्लास का फेयर है, मतलब उसका जो बेस्ट एकदम बस वाला जो फेयर है। सर वहां तो ना बस जाता है, ना प्लेन जाता है, ना ट्रेन जाता है, ऐसा जगह जाना ही क्यों था? सर गए मेरा मन, ठीक है भैया तुम जैसे गए होगे, तुम्हारा प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास रेल का, फर्स्ट क्लास एसी वाले रेल का फेयर का छूट ले लो। अरे सर वहां तो ट्रेन चलता ही नहीं है, हम गया कलकत्ता टू लेट से कोई एक ऐसा एरिया जहां प्लेन नहीं चलता, ट्रेन नहीं चलता, अब बोल क्या रहा है? बोल तो बहुत बकवास बात कर रहा है, देखो बहुत कंफ्यूजन वाला बात कर रहा है कि वहां पर रेल कनेक्टेड नहीं है, तुम गए कोई और ट्रांसपोर्ट से, और वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलता, बस भी, तो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर का छूट ले लो। अरे सर फर्स्ट क्लास एसी फेयर कैसे ले ले, वहां तो ट्रेन चल ही नहीं रहा, तो फेयर कहां से पता चलेगा? अरे बेटा जी सेम डिस्टेंस का कोई और जगह इंडिया में अगर ट्रेन चल रहा है तो वो वाला फेयर का छूट यहां मान लिया गया। बात क्लियर है? हाँ सर। अब आखिरी 3-4 छोटा बात है इसी में, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर तुम गए नहीं हो तो। बॉस पैसा दे दिया, तुम बोले ठीक है बॉस पैसा तो दिया ही है, बॉस घूमने का जाएंगे नहीं, आराम करेंगे घर पे, पैसा बचाएंगे काम आएगा। भैया जर्नी परफॉर्म नहीं कियो तो छूट नहीं मिलेगी, तुम पैसा लेके रखो ना, तुम बॉस को कोई दिक्कत नहीं है, तुम रखो। सर 4-4 ईयर का ब्लॉग बनाया गया, ये आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 4-4 ईयर का ब्लॉग बनाया गया, उस 4 ईयर में तुम 2 बार ये छूट ले सकते हो, कोई 2 साल। 4 साल का ब्लॉक कब से चालू हुआ? तुम्हारे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए वो ब्लॉक है 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2025 कैलेंडर ईयर। जनवरी 22 से दिसंबर 25 के बीच में तुम 2 बार कभी भी घूमने चले जाओ, फिर दिसंबर 26 से 27, 28, 29 4 साल होगा, ऐसे करके 4-4 साल का ब्लॉक होगा। वो 4 साल का ब्लॉक में तुम कभी भी 2 बार ये घूमने का छुट्टी ले सकते। चलो फर्स्ट ईयर में दोनों ले लिए चलेगा, पहला ईयर और आखिरी ईयर में 2 लिए चलेगा। सर 3 बार बॉस घूमने दिया, अरे तुम्हारा बॉस तो तुमको 10 बार घूमने दे सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, छूट केवल 2 बार मिलेगी। तो जिस जर्नी में ज्यादा वाला खर्चा लगा वो वाला छूट ले लो।
4 साल में हम एक ही बार घूमने गए या 0 बार घूमने गए, कोई बात नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक के पहले ईयर में ले लेना वो छूट, वो भी एक केवल एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर हम दोनों ही बार घूमने नहीं गए, 22 से 25 का ब्लॉक में 2 छुट्टी अलाउड था, हम दोनों ही नहीं यूज किए, हम दोनों में ही घर पे बैठे रहे, बॉस से पैसा ले लिए, घूमने नहीं गए या फैसिलिटी दिया ही नहीं बॉस, कोई बात नहीं। तुम अगले कैलेंडर ईयर में पहले साल में एक छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड करके यूज करो, मतलब नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में खुद का 2 तो होगा ही, नेक्स्ट वो जो 4 साल का ब्लॉक में 2 छुट्टी तो होगा ही, प्लस पहला ही साल में एक छुट्टी और ले सकते हो, उसका भी छूट मिल जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ सर। ये स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी मिलेगा। लेकिन यह एक आखिरी पॉइंट बहुत मजेदार और बहुत ही गंदा कैलकुलेशन, मतलब गवर्नमेंट क्या चाहता था नहीं पता। अगर कितने बच्चों तक का छूट मिलेगा सर? सर अगर 1498 के पहले मेरे बच्चे हुए हैं तो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका छूट ले लो, सबको घुमाने ले जाओ, सबका छूट ले लो। लेकिन 1498 के बाद अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो सर अगर 1498 के पहले 3 थे और 1498 के बाद 2 बच्चे और हुए तो 5 बच्चों का छूट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। सर 1498 के पहले 3 बच्चे थे, 1498 के बाद और 3 बच्चे हुए तो कोई 2 बच्चों का छूट ले सकते हो। पॉइंट क्लियर है? मतलब टोटल 5 बच्चों का ले पाओगे, 3 तो ले ही पाओगे, प्लस यहाँ पे मेरे 3 बच्चे हुए हैं 1498 के बाद, लेकिन हम 3 ही 2 का ले पाएंगे, यानी पहले वाले 3 प्लस 2। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अच्छा सर मेरे 1498 के पहले 3 बच्चे थे, 1498 के बाद जुड़वा बच्चे हो गए, 2 चाइल्ड्स हो गए। अब जुड़वा एक साथ, सर आपको 2 तो अलाउड ही था। सर 1498 के बाद पहले एक बच्चा हुआ, फिर जुड़वा हुए तो ये वाला आंसर लास्ट करो, टॉपिक खत्म आज के लिए। 2 ही का मिलेगा? 3 2 का, पहला 3 का तो मिलेगा ही, पहले 3 का तो मिलेगा ही, प्लस 1498 के बाद एक बच्चा हुआ, 99 में मान लो एक बच्चा हुआ, फिर 2004 में और 2 बच्चे हुए, वो भी जुड़वा। तो 1498 के बाद तो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ना, कि 2 बच्चों का छूट मिलेगा 1498 के बाद जो पैदा हुए उनमें से। यहाँ तो लेकिन अब किसका ले और किसका नहीं? सर यहाँ 3 बच्चों का मिल जाएगा, बच्चे एक साथ पैदा हुए, इसमें बच्चों का थोड़ी गलती है, ठीक है? लेकिन अगर सर 1498 के बाद जुड़वा होते और फिर बाद में एक सिंगल होता तब ये सिंगल का नहीं मिलता, क्योंकि आप 1498 का ये 2 बच्चों का क्लेम कर लो, ठीक बात? सर पता नहीं इनकम टैक्स क्या करना चाहता था ये सब करवा के, ठीक है? सर अगर आपको फिक्स ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है तो एग्जम्प्टेड नहीं हुआ, अलाउंसेज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है, और इसमें सिर्फ ट्रैवल खर्चा अलाउड हो रहा है, वहां पे स्टे और अदर खर्चे अलाउड नहीं।